Hello students, welcome here again. We are again with you with a new topic, that is NCERT examplers problems. We have to solve all the problems today. ओके सो हम क्या करेंगे आज जो MCQ हमारे NCERT एग्जाम्पलर्स प्रॉब्लम्स हैं चैप्टर 8 की, वो जब हमने आपको कराए थे तो ये आपकी प्रॉब्लम्स लेफ्ट रह गई थी। मीन्स काफ़ी बच्चों के क्वेश्चंस आ रहे थे, पूछ रहे थे कि एग्जाम्पलर्स प्रॉब्लम्स हमारी रहती हैं। मुझे लगा MCQ है, आप कर लोगे, कोई बात नहीं बेटे बच्चे, हम इनको भी करेंगे। ठीक है, तो आज हम करते हैं NCERT एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स, ठीक है, ऑफ चैप्टर 8। और हमारे चैप्टर का नेम क्या है? हमारे चैप्टर का नेम है मोशन। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है बेटा? मोशन। ठीक है, हम मोशन वाले चैप्टर की क्या कर रहे हैं, जो NCERT एग्जाम्पलर्स प्रॉब्लम्स हैं उनको हम सोल्व कर रहे हैं। ठीक है बेटा, तो चलिए अब इनको हम सोल्व करते हैं। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेटा, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1, MCQ क्वेश्चन है। NCERT एग्जाम्पल्स प्रॉब्लम्स हम कर रहे हैं चैप्टर 8 की। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज सेइंग टू अस ए पार्टिकल इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r। देखिए ये आपके पास सर्कुलर पाथ बना हुआ है, इसमें क्या कर रहा है, एक पार्टिकल इस तरीके से रोटेट कर रहा है। ठीक है, यहाँ से A पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? A पॉइंट से, इधर से स्टार्ट हो रहा है। क्लियर, A पॉइंट से, और ऐसे पूरा रोटेट कर रहा है। अब ये क्या बोल रहा है कि हमें डिस्प्लेसमेंट बतानी है। क्या बतानी है हमें? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? ठीक है, द शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। क्लियर, कहाँ से? हाफ सर्कल की, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जब वो हाफ सर्कल कवर करेगा तो हमें क्या बतानी है? उसका डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए बेटा, यहाँ पे पॉइंट A क्या है? हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, यानी कि हमारा इनिशियल पॉइंट है। और पॉइंट B क्या है हमारा? देखिए आप इसको ध्यान से देखिएगा। A क्या है हमारा? इनिशियल पॉइंट, जहाँ से हम स्टार्टअप कर रहे हैं। ठीक है, और ये क्या है हमारा? फाइनल पॉइंट। क्लियर, सो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का बताना है, तो हमें टोटल पाथ नहीं बताना, हमें इसका डिस्प्लेसमेंट बताना। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो देखिए AB हमारा क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए AB किसके इक्वल हो जाएगा? OA प्लस RA, तो यानी कि R प्लस R, तो क्या हो जाएगा हमारा? 2R। क्लियर, आपको समझ आ रहा है? देखिए कैसे होगा ये, मैं आपको यहाँ बता देती हूँ साथ साथ। ये देखिए आपका, ये आपका पूरा सर्कल है। ठीक है, ये आपका पूरा सर्कल है, और ये O है, और ये A है, और ये B है। तो हमें ये हाफ का बताना है, ये शॉर्टेस्ट पाथ। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा आपका? AB R ये है, और R ये, तो टोटल AB किसके इक्वल हो जाएगा? AB हो जाएगा 2R। और यही क्या है हमारा? डिस्प्लेसमेंट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2R। क्या हो जाएगा? 2R। तो फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। अगर मान लो ये इसका डिस्टेंस पूछता तो हम क्या बताते? तो डिस्टेंस हो जाता 2πr/2, क्योंकि देखो कंप्लीट तो क्या है, सरकमफ्रेंस है 2πr, और आधे का पूछता तो इसको हम 2 से डिवाइड कर देते। तो डिस्प्लेसमेंट नहीं, अगर ये डिस्टेंस पूछता तो क्या आ जाता है इसका आंसर? πr आ जाता। तो अब इसका आंसर क्या रहेगा? हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर रहेगा 2R, यानी कि C इज़ द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी, सो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? ए बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, एक बॉडी को ऊपर फेंका गया है विद द वेलोसिटी u। तो आपको बताना है द ग्रेटर हाइट h टू विच इट विल राइज इज। क्लियर, एक बॉडी को क्या किया गया है? ऊपर फेंका गया। आप इसको ऐसे समझिएगा जैसे कि मेरे पास ये कैप है, इसको मैं ऐसे ऊपर फेंकूँ। ठीक है, तो अगर ये ऊपर फेंकेंगे तो हम कोई ना कोई वेलोसिटी तो ये लेगी, विदाउट वेलोसिटी तो जाएगी नहीं। ठीक है, तो ये क्या करेगी? कोई ना कोई वेलोसिटी गेन करेगी। तो हमने इसको ऊपर फेंका u वेलोसिटी के साथ। तब ये बताइए, आप किसी बॉडी को ऊपर फेंकोगे तो कोई ना कोई हाइट भी ये कवर करेगी। ठीक है, और जो ग्रेटेस्ट हाइट है, मतलब जो पीक पॉइंट है, जितनी हाइट पे ये पहुंची है। ठीक है, आप इसको कुछ ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे कि ये हमारा ग्राउंड है, यहाँ पे हमने कोई बॉडी ऐसे फेंकी है यहाँ से यहाँ तक, ये कोई बॉडी है, तो इसने h हाइट ली और ये u वेलोसिटी के साथ गई। ठीक है, तो अब ये आपसे क्या पूछ रहा है? टू विच इट विल राइज इच। ठीक है, हाँ जी, तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो ये पूछ रहा है द ग्रेटेस्ट हाइट टू विच, तो मतलब ये जो h हाइट है ये कितनी होगी? ये हाइट पूछ रहा है कि ये जो h है ये कितनी होगा। ठीक है, मतलब कितनी हाइट तक जाएगा, तो हमें h निकालना है। इट मीन्स हमें डिस्टेंस भी निकालना है।
ठीक है। तो चलिए बेटा इसको सोल्व करते हैं। तो देखिए जब ये बॉडी ऊपर जाएगी तो जो एक्सेलेरेशन होगा वो क्या होगा, हमारे पास कांस्टेंट होगा। जब एक्सेलेरेशन कांस्टेंट होता है तो हम 3 इक्वेशंस यूज करते हैं। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हमारे पास 2 इक्वेशन, एक तो ये है एस टी इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर, और एक क्या है वी स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू 2s। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास यू और वी है और ए है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम एक्सेलरेशन को जब भी किसी बॉडी को ऊपर नीचे फेंकते हैं तो हम एक्सेलरेशन को क्या मान सकते हैं, जी के इक्वल मान सकते हैं। और अगर बॉडी को ऊपर फेंका जा रहा है तो ग्रेविटी के अपोजिट डायरेक्शन में फेंका जा रहा है ना, तो इसलिए हमारा ए क्या हो जाएगा, माइनस सी हो जाएगा, ठीक है। ए को हम क्या मानेंगे, माइनस जी। तो हम इस इक्वेशन का यूज करेंगे। तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, एस निकालना है। तो एस क्या हो जाएगा, वी स्केयर माइनस यू स्केयर अपॉन 2a। चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब इन वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, इन वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। तो चलिए हम इसको पुट करते हैं। ओके, तो बेटा पुट करने के बाद क्या हो जाएगा, तो देखो जो हमारा एच हाइट है, इसमें जो एच हाइट बोला है ये वाला एच, इसको हम एस भी बोल सकते हैं, यानी कि एस की जगह मैं एच पुट कर दूँ, ओके। और जो हमारी वेलोसिटी है वो फाइनल वेलोसिटी क्या है, वी स्केयर ही है। और इनिशियल क्या दे रखा है, इसने यू स्केयर दे रखा है। और देखिए यहाँ पे जो एक्सेलेरेशन है उसको मैंने माइनस जी बोला है, तो क्या हो जाएगा -2g। अब देखिए जब किसी भी बॉडी को आप ऊपर फेंकते हो तो यहाँ पे जाके बॉडी एक बार तो रुकेगी ना, रेस्ट में आएगी ना। तो जिस वेलोसिटी से फेंकी गई थी वो तो क्या थी, यू। और जब यहाँ जाके ऊपर पहुँचे तो जब किसी भी चीज़ को आप बेटा याद रखिए, जब भी हम किसी चीज़ को ऊपर फेंकते हैं, ठीक है, तो वो ऊपर जाएगी, ठीक है। जैसे आपने इस कैप को ऊपर फेंका ऐसे, तो ये ऊपर जाएगी, ठीक है। एक बार यहाँ पे रेस्ट में आएगी, देन इट कम बैक अगेन। और जब ऊपर फेंकते हैं तो नीचे से इसको अर्थ अपनी तरफ खींच रही है विद ए एक्सेलरेशन, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि जी के साथ। तो इसको ये देखिए ये ऊपर जा रहा है तो अर्थ के खिलाफ काम कर रहा है ना, तो ये -c लगाएगा इसके ऊपर, ठीक है। इसलिए इनिशियल वेलोसिटी, इसलिए हमारा v क्या हो जाएगा 0, u हमारा दे रखा है, और ओ ए कितना हो जाएगा -c। तो इन सारी वैल्यूज़ को यहाँ पुट कर रहे हैं। तो देखिए और s क्या हो जाएगा हमारा h, क्लियर। तो h इज इक्वल टू 0 माइनस यू स्केयर अपॉन -2g। तो क्या हो जाएगा, -u स्केयर अपॉन -2g, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, u स्केयर अपॉन 2g। ये क्या आ गया हमारे पास, h आ गया। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, चलिए चेक करते हैं। तो हमारा ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट है। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, समझ आ गया आपको, हाँ जी। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं स्टूडेंट्स। सो द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस फॉर ए मूविंग ऑब्जेक्ट इज, जो न्यूमेरिकल रेशियो है डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस वो क्या होगा। ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, कभी एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड का, कभी स्पीड वेलोसिटी का, काफ़ी पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। तो मैं क्या करती हूँ, मैं आपको इनका एक बेसिक कंसेप्ट ही बता देती हूँ कि इस तरह का कोई क्वेश्चन है तो करना कैसे है आपको, क्लियर। चलिए इसको हम करते हैं, हाँ जी। सो हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए क्या पूछ रहा है आपसे, ये पूछ रहा है न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस फॉर ए मूविंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। न्यूमेरिकल रेशियो पूछ रहा है डिस्टेंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट का, ओके। तो चलिए इसको करते हैं, हाँ जी। सो क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द रेशियो ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। इन दोनों का रेशियो पूछा गया है। तो सबसे पहले हमें ये क्लियर करना पड़ेगा कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है और डिस्टेंस क्या होता है। इसको आप मैग्नीट्यूड को ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों बातों का एक ही मतलब है। हालांकि हम पहले इन चीज़ों को काफ़ी अच्छे से कर चुके हैं, ठीक है, बट फिर भी मैं आपको एक बार रिकैप करा देती हूँ। डिस्प्लेसमेंट होता है आपका शॉर्टेस्ट पाथ, क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ। और डिस्टेंस होता है आपका टोटल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी फ्रॉम इट्स इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। अगर आप इसको ज़्यादा डीपली करना चाहते हो तो आप इसके थ्योरी वाले पार्ट्स पे विजिट कर सकते हैं, ठीक है। हमारे चैनल है कंस्ट्रक्टिव फिजिक्स। देखिए बच्चे ये क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट, ये क्या है डिस्टेंस, ओके। शॉर्टेस्ट पाथ है, टोटल पाथ है, ये कैसी क्वांटिटी है वेक्टर, ये कैसी क्वांटिटी है स्केलर, क्लियर। अच्छा जी, अब देखिए हमारे पास एक कंडीशन होती है
कि मान लो मैंने कहा कि कोई बॉडी यहाँ से यहाँ मूव कर रही है, ए टू बी मूव कर रही है, ठीक है। तो ये देखिए जब स्ट्रेट लाइन में बॉडी मूव करती है तब हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जब बॉडी ए से बी पर गई तो जहाँ से चलते हैं इनिशियल पॉइंट, जहाँ पहुँचते हैं फाइनल पॉइंट। ओके, हाँ जी। सो बेटा मैंने कहा कि सपोज करो ये बॉडी यहाँ आ गई, तो देखिए टोटल पाथ कितना कवर करा, ऐसे गई और फिर यहाँ आई, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट और ये फाइनल पॉइंट। अब देखिए डिस्टेंस तो क्या हो गया, ए बी डी, है ना। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, ए डी। तो ए डी क्या है, डिस्प्लेसमेंट, ए बी डी क्या है आपका टोटल पाथ, डिस्टेंस। तो आपने यहाँ से क्या देखा कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो छोटा होता है डिस्टेंस से। हाँ जी। सो दोनों इक्वेशंस को मिक्सअप करते हैं तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस, है ना। जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्टेंस से छोटा होगा या उसके इक्वल होगा, बड़ा नहीं हो सकता कभी भी। क्लियर। अब हमसे इन दोनों का रेशियो पूछा गया है, हमसे इन दोनों का रेशियो पूछा गया है, तो मैं इसको इसके अपोन में ले आऊँगी, तो क्या हो जाएगा, एस बाय एस। इसको इधर लेके आएंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, वन, सिंबल तो यू का यू रहेगा। सो दिस इज अवर सॉल्यूशन। देखिए हमारे पास हमारा सॉल्यूशन आ गया है ना, आ गया ना। और ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द डिस्टेंस इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1। ये लेस देन का सिंबल होता है ना। तो देखिए हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, सो हमारा ये वाला ऑप्शन करेक्ट हुआ, इट इज ऑलवेज इक्वल टू और लेस देन 1। तो हमने इस चीज़ को प्रूव कर दिया। चलिए अब इस क्वेश्चन से हम ही रखें तो मैं एक और बात आपको साथ साथ डिस्कस कर देती हूँ। अगर आपसे ये पूछा जाए द रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट, ओके, अगर ये रेशो पूछा जाए यानी कि ऊपर डिस्टेंस और नीचे डिस्प्लेसमेंट, तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला। क्लियर। अगर क्वेश्चन घुमा दिया जाए, आपसे ये पूछा जाए, देखिए पहले आपसे पूछा जा रहा है डिस्प्लेसमेंट से डिस्टेंस का रेशियो, तो होएगा लेस देन इक्वल टू 1। घुमा दिया गया तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो आपको ये छोटी छोटी बातें हैं, आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और बेटा मैं आपको एक सिंपल सा कंसेप्ट बता देती हूँ, जैसे डिस्टेंस, स्पीड, दे आर ऑलवेज ग्रेटर दैन वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट, ये ध्यान रखिए आप, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो स्टूडेंट्स, हाँ जी, सो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 4। इफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू स्केयर ऑफ टाइम। कंडीशन दे रखी है कि अगर डिस्प्लेसमेंट स्केयर ऑफ टाइम के प्रोपोर्शनल है तो ऑब्जेक्ट कैसे मूव करेगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन के साथ या डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन के साथ। तो आई नो दैट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, बट कैसे होगा, दिस इज द क्वेश्चन, हाउ इट इज़ पॉसिबल। तो चलिए कोई बात नहीं, इसको भी सोल्व कर देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, अभी सोल्व किए देते हैं। हाँ जी, तो हम क्या करते हैं, हमें पता है, चलिए देखिए बेटा, वी नो दैट जो वेलोसिटी होती है वो किसके इक्वल होती है, डिस्टेंस बाय टाइम, यानी कि डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, आप ये बोल दीजिएगा। चलिए ठीक है, वेलोसिटी होती है हमारी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ओके, एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी बाय टाइम होता है। हाँ जी। सो वेलोसिटी की जगह अगर मैं ये पुट कर दूं तो क्या हो जाएगा, बोलिए क्या हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही बोल रहे हो। ओके, हाँ मैं आपके कमेंट्स पढ़ रही हूँ साथ साथ, ठीक है। ये आप देखिए यहाँ पे आपका वेलोसिटी की जगह मैं क्या पुट कर दूँ, एस बाय टी, और ये तो मैंने पुट कर दिया, और एक नीचे ये वाला भी तो टी है ना, ये वाला भी तो टी है। ओके, देखिए मैंने सिर्फ इसकी जगह वैल्यू पुट करी है, ये वाली, ये वाला तो यू का यू रहेगा, तो क्या आ जाएगा, एस बाई टी का स्क्वायर आ गया। अच्छा जी, अब देखिए क्या मैं इस टी को इधर ले आऊँ, मल्टीप्लाई कर दूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो क्या हो जाएगा, एस इज इक्वल टू ए टी का स्क्वायर। हेलो, हाँ जी, ओके ओके। तो देखिए बेटा, एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट, ए क्या है, ये एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यानी कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ये क्या है हमारे पास, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो हमारा एस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी स्क्वायर के। कब, जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, क्योंकि इसको हटाएंगे तभी तो कोई कांस्टेंट टर्म यूज़ करेंगे हम, है ना। इस प्रोपोर्शनल को हटा के कोई कांस्टेंट टर्म यूज़ करते हैं ना, है ना।
तो देखिए आप, तो हमारी ये कंडीशन कब होगी, जब हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। एक बार आप इसको देख लीजिएगा अच्छे से, समझ आ गया? वेरी गुड। चलिए, आई होप आपको सारा अच्छे से समझ आ रहा है। फिर भी अगर मैं अपनी तरफ से पूरा बेस्ट ऑफ कर रही हूँ कि आपको एक एक बेसिक से बेसिक कंसेप्ट बताऊँ कि कहाँ से कैसे आया, फिर भी बच्चे आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे बता सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है बेटा, चलिए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हाँ जी, सो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, फ्रॉम द गिवन वीटी ग्राफ, हमारे पास एक वीटी ग्राफ है, इट कैन बी इनफर्ड दैट द ऑब्जेक्ट इज, तो वीटी ग्राफ को देख के हमें बताना है कि ऑब्जेक्ट्स की क्या कंडीशन है, ऑब्जेक्ट जो ग्राफ हमने बनाया हुआ है उसमें ऑब्जेक्ट मतलब क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट क्या कह रहा है। हाँ जी, सो वीटी ग्राफ है। ओके, सो वीटी ग्राफ है तो वन सेकेंड, हाँ जी वीटी ग्राफ है तो इसका स्लोप क्या होगा, वीटी ग्राफ का स्लोप क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है ना, वीटी ग्राफ का स्लोप क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है ना। ओके, तो देखिए इस ग्राफ से आप क्या देख पा रहे हो, इस ग्राफ से आप ध्यान से देखिएगा कि इस ग्राफ से हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है वो रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट। ठीक है, हैंस ठीक है, सो ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी कांस्टेंट देखिए कैसे है, आप इस ग्राफ्स को देखिए बड़े अच्छे से समझिएगा। अब ये टाइम है 1 2 3 4 5 6 7 टाइम वेरी कर रहा है। देखिए वेलोसिटी 1 2 3, मान लो ये 4 पे, आप चेक कीजिए 1 पे, ये वेलोसिटी यहाँ पे 4 है, फिर से चेक कीजिए फिर से 4 है, फिर से चेक कीजिए फिर से 4 है, फिर से चेक, तो इसका मतलब वेलोसिटी क्या है, v क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है, v क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है। तो आप क्या कह सकते हो, इस ग्राफ से हमें क्लियर हो रहा है कि वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट कांस्टेंट, पूरे मोशन के टाइम पे वेलोसिटी क्या हो रही है हमारी, कांस्टेंट हो रही है। तो ऑब्जेक्ट किस में है, यूनिफॉर्म मोशन में, क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको चैप्टर कराया था तो मैंने आपको बोला था कि सीधी लाइन दिखे तो यूनिफॉर्म है, टेढ़ी मेढ़ी लाइन दिखे तो नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म कांस्टेंट हुआ। ठीक है, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर हमारा, सो इसका हो जाएगा ए, दिस इज ए यूनिफॉर्म मोशन। कैसा मोशन है ये, यूनिफॉर्म मोशन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सपोज ए बॉय इज इंजॉइंग ए राइड ऑन ए मैरी गो राउंड विच इज मूविंग विद ए कॉन्स्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर सेकेंड। मैरी गो राउंड समझते हैं ना, गोल गोल जिस पे ऐसे ऐसे मूव करते हैं। ठीक है, तो एक बच्चा मैरी गो राउंड पे क्या कर रहा है, इंजॉय कर रहा है, क्लियर, घूम रहा है, खेल रहा है, स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है। इस बात का क्या मतलब है, देखिए इस बात का क्या मतलब है, इस बात का मतलब बिल्कुल सीधा और सिंपल है कि जो बॉय है वो एक सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है। ठीक है, तो एक बॉय क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, और सर्कुलर मोशन भी कैसा है, एक्सेलरेटेड मोशन है। कैसा मोशन है वो, एक एक्सेलरेटेड मोशन है, क्योंकि वो जितना ज़्यादा घूमेगा गोल गोल तो उतना ही एक्सेलरेट करेगा, उतना ही सर्कुलेशन बढ़ेगा, क्योंकि जो बॉय है वो एक सर्कुलेटरी मोशन को फॉलो कर रहा है बेटा, और उस पर कंटिन्यू घूमे जा रहा है कॉन्स्टेंट स्पीड के साथ। ठीक है, तो वो एक्सेलरेट कर रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, सर्कुलर में घूम रहा है, क्लियर। चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरिया अंडर वीटी ग्राफ रिप्रेजेंट ए फिजिकल क्वांटिटीज। जो वीटी ग्राफ का एरिया है, अब देखिए जैसे हमने यही वीटी ग्राफ लिया था, इसका स्लोप क्या रिप्रेजेंट कर, स्लोप का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर को बेस से डिवाइड कर दो, वी को टी से डिवाइड करेंगे तो एक्सेलरेशन आएगा। अब हम बात कर रहे हैं एरिया की, तो वीटी ग्राफ का जो एरिया है वो किस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा। तो बेटा मैंने आपको सारा समझाया हुआ है, हमारे पास टोटल 3 ही आते हैं, एस वी ए। ठीक है, देखिए जब हम बात करते हैं एरिया की तो, और जब हम बात करते हैं स्लोप की बात करेंगे तो हम ऐसे आएंगे। ठीक है, और जब हम एरिया की बात करें तो हमें ऊपर जाना है। अब देखिए ग्राफ कौन सा है, वीटी ग्राफ, वीटी ग्राफ का क्या बताना है, एरिया, तो हम यहाँ जाएंगे ऊपर, एरिया बताएंगे तो ऊपर जाएंगे कि हमें वीटी ग्राफ का एरिया क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा, क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है मीटर, तो ये हमें क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है, मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास ए बी सी डी मूविंग ऑन लेवल रोड, 4 कार हैं ए बी सी डी, एक लेवल रोड पे मूव कर रही हैं, जैसे एक रोड है इस पे इस तरीके से 4 गाड़ियां हैं मूव कर रही हैं। ठीक है, देयर डिस्टेंस वर्सेस टाइम का डिस्टेंस टाइम ग्राफ पिक्चर में दिखा रखा है, आपको बताना है विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट।
ठीक है, विच इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। तो चलिए बताते हैं। ओके, सो हम इसमें चेक करेंगे वन बाय वन। इवन सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसका स्लोप क्या होगा। तो देखिए बेटा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ठीक है, क्लियर। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है डिस्टेंस बाय टाइम, और जब हम डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलती है, वेलोसिटी, है ना। तो हम स्लोप चेक करेंगे। स्लोप को आप एंगल से भी चेक कर सकते हो। देखिए ये इसका एंगल कितना है, इसका एंगल कितना है, इसका और इसका। तो जिसका जितना बड़ा एंगल उसका उतना बड़ा स्लोप, जितना बड़ा एंगल उतना बड़ा स्लोप। चलिए बात करते हैं। कार एज फास्टर देन डी, जो कार ए है वो डी से फास्टर है। चलिए चेक करते हैं। कार ए का देखिए ये स्लोप है इतना, और कार डी का इतना है। तो क्या कार ए फास्ट हो सकती है डी से? नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो सकती। कार ए यहाँ है और कार डी वहाँ है, तो कौन से का ज़्यादा बड़ा स्लोप हुआ, इसका। तो ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है, ये स्टेटमेंट क्या है हमारी, गलत है। ओके, उसके बाद देखिए, कार बी इज स्लोएस्ट, सबसे धीरे कार बी चल रही है। तो क्या ये बात हमारी करेक्ट है या रोंग है या करेक्ट, आप एक बार चेक कीजिए। कार बी स्लोएस्ट, बिल्कुल। देखिए सबसे छोटा एंगल कौन बना रहा है, सबसे छोटा एंगल टाइम के साथ कौन बना रहा है, बी। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो हमें करेक्ट स्टेटमेंट मिल चुकी है। फिर भी हम आगे चेक करेंगे, क्या पता इनमें से भी करेक्ट हो जाए। कार डी इज फास्टर देन कार सी, जो डी है वो सी से फास्ट चल रही है। नहीं, देखिए आप एंगल चेक कीजिएगा, स्लोप, क्योंकि स्लोप का मतलब क्या होता है, टेन थीटा भी तो होता है, थीटा से भी तो चेक कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो देखिए डिस्टेंस से भी आप चेक कर सकते हो। देखिए यहाँ पे ये इसका डिस्टेंस है, ये इसका है, ये इसका है और ये इसका। तो सबसे ज़्यादा तेज़ कौन भाग रहा है, सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कौन कवर कर रहा है, सी। तो ये भी गलत है, ठीक है। कार सी स्लोवेस्ट, नहीं, सबसे स्लोवेस्ट तो बी है, तो सी कैसे हो सकती है, तो ये भी गलत है। तो आपको समझ आ गया, हाँ जी। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट करेक्टली। तो देखिए आपको यूनिफॉर्म मोशन बताना है। अब आपको समझ आ गया होगा मैंने क्या बोला था, यूनिफॉर्म है मीन्स हमें स्ट्रेट लाइन की बात करनी है। स्ट्रेट लाइन मतलब ये तो सीधे ही गलत हो गए, देखना ही क्यों है भाई। अब दो पे आ जाओ, इन दो की बात बच गई, है ना। सो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है और यूनिफॉर्म मोशन की बात हो रही है, और ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है भाई। अब ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है इसका मतलब डिस्टेंस कंटिन्यू इंक्रीज हो रही है। अब यहाँ पे तो डिस्टेंस कांस्टेंट है, देखिए ये यहाँ पे फिक्स हो रखा है। ये अगर मान लो 5 मीटर है तो 5 5 5 5 फिक्स है, चल ही नहीं रहा है, रेस्ट पे पड़ा है। लेकिन ये देखिए वेलोसिटी यहाँ पे स्पीड देखिए इसकी चेंज होती जा रही है। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, क्लियर। चलिए स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, वीटी ग्राफ है लाइक दिस, ये वीटी ग्राफ है, यानी कि इसको इससे डिवाइड कर दूँ v/t। तो स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ हमें क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। क्या देता है हमें, एक्सेलरेशन देता है, ठीक है। तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। समझ रहे हो बेटा आप साथ साथ, ठीक है, समझते चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारा अच्छे से समझ आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेज ऑफ मोशन द डिस्टेंस मूव एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल। आपको ये बताना है जो आगे हमारे केसेज हैं, ठीक है, कि किस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल है। कार स्ट्रेट रोड पे मूव कर रही है, चलिए स्ट्रेट रोड पे मूव कर रही है, अच्छी बात है, ठीक है। हाँ मेरे को तो लग रहा है यही करेक्ट है, चलिए फिर भी चेक कर लेते हैं। कार हैं दो, स्ट्रेट रोड पे मूव कर रही हैं, स्ट्रेटली मूव कर रही है। मान लो यहाँ से चली और यहाँ पहुँच गई, तो स्ट्रेट रोड है ना, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट केस में क्या करें, कार इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ। अगर कार सर्कुलर पाथ में मूव करेंगी, ठीक है, तो यहाँ से चलेंगी और यहाँ पे पहुँचेंगी, क्लियर। तो आप देखिए डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इक्वल कैसे हो सकती है। मान लो हम इस ए पॉइंट की बात करते हैं, यहाँ से दो कार चली, यहीं वापस पहुँच गई, तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गया, डिस्टेंस कितना हो गया 2πr, हो ही नहीं सकता इक्वल। पेंडुलम इज मूविंग टू एंड फ्रो, जो पेंडुलम है, ठीक है, वो इस तरीके से टू एंड फ्रो मूव करेगा। अगर मान लो मैं इसी पॉइंट की बात करूँ कि ये घूम के ऐसे आ गया, है ना, तो देखिए डिस्टेंस तो जीरो हो गया, डिस्प्लेसमेंट तो डिस्टेंस क्या, उसने जो पाथ कवर करा, जो लेंथ कवर करी। द अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, फिर से वही सर्कुलर पाथ की बात आ गई। तो सिर्फ पहले वाला केस हमारा करेक्ट होगा,
ठीक है, पहले वाला केस होगा हमारा करेक्ट। एक बार मैं आपको आंसर की भी दिखा देती हूँ ताकि आपको फिर से क्लियर अप हो जाए कि किसका ऑप्शन करेक्ट था और कौन सा ऑप्शन गलत था। चलिए मैं दिखा देती हूँ एक बार आपको। सो दिस इज द आंसर की स्टूडेंट्स, एक बार आप दोबारा से अपना मैच कर लीजिएगा। देखिए समझा दिए है मैंने, एक बार आप आंसर की जरूर चेक कर लीजिएगा। फर्स्ट का सी, सेकेंड का बी, थर्ड का डी, फोर्थ का भी आंसर की में हमारी थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। मैंने जो करेक्ट कराए हैं आपको बिल्कुल ओके कराए। फिफ्थ का ए है, सिक्स्थ का हमारा सी, सेवन्थ का बी, 8 का बी, 9th का ए, 10th का सी और 11th का ए। सो होप स्टूडेंट्स आपको सारी एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ आ गई है। थैंक यू सो मच बेटा, हैव ए नाइस डे।